मैं पंकज नथानी, अपर निदेशक अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखंड सरकार, आपके सम्मुख आज जो नागरिक अधिकार पत्र है वह हिंदुस्तान में, हमारे राष्ट्र में और किस प्रकार से हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में लागू हुआ, उसके क्या क्या अवयव होते हैं, किस तरीके से हमने उसको विकसित किया है अपने अपने राष्ट्र में, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये अध्ययन जो कार्यक्रम है उसी पर आधारित रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपके सम्मुख ये बताना चाहूँगा कि जो नागरिक अधिकार पत्र है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो विचार है, वो डेवलप हुआ 1991-1998 के दौरान यूके में। और जब ये विकसित हो रहा था यूके में प्रथम बार जब आया 1991 में, तो उसके बाद ये बहुत सारे राष्ट्रों ने इसको अख्तियार किया और अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से, अपने अपने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में नागरिक अधिकार पत्र बनाए। तो भारतवर्ष में भी 1997 में इस कॉन्सेप्ट को अख्तियार किया गया और सबसे पहले एक एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के नाम पे एक चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई 1997 में। अगर मुझे सही से याद है तो आई के गुजराल साहब की उस समय सरकार होती थी, प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल साहब थे और उनके अध्यक्षता में ये चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में एक तरीके से बहुत वृहद रूप से इमर्ज हुआ। सबसे पहले ये निर्धारित हुआ हमारे देश में कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं। अगर आप देखेंगे, जो पुराने लोग हैं वो ज़रूर इसकी जानकारी रखते हैं कि हम लोग पहले ट्रंक कॉल एक बुक किया करते थे और वो ट्रंक कॉल बुक करने के बाद भी हमारी दूरभाष पे बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये निश्चित नहीं होता था और कई बारी हमें दूरभाष केंद्र में एक दिन पूरा बिताने के बाद भी हमारी बात नहीं हो पाती थी और हम दूसरे दिन जाते थे। तो ये अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में जो है, अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, इसका भी अगर कहीं लाइव टेलीकास्ट करना होगा तो एकदम से इसका लाइव टेलीकास्ट कर सकेंगे। तो ये तकनीकी भी विकसित हुई और ये विचार भी विकसित हुआ है सरकार का अपने कार्यक्रमों में, अपनी जो विभाग हैं उनमें सुधार लाया है। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए। जब मैं पब्लिक सेक्टर की बात करता हूं तो उस समय रेलवे में हुआ, पीडीएस सिस्टम में हुआ, टेलीफोन में हुआ, टेलीकम्युनिकेशन, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपके सम्मुख रखा है। अगर रेलवे को भी आप देखेंगे तो रेलवे में भी बहुत सुधार हुए हैं। पहले हमें जो बर्थ का आरक्षण होता था उसके लिए लाइन लगानी पड़ती थी और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई बहुत निश्चिंतता नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हम अपने घर में बैठ करके ये देख सकते हैं कि हमें आरक्षण प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हम किस रेल से जाना चाहते हैं, हम किस स्टेशन से चढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे उतरना चाहते हैं, वहाँ पे सीट उपलब्ध है, अगर उससे नहीं है तो उससे पहले में कहीं सीट उपलब्ध है, इस तरीके के हम देख सकते हैं। और आज की डेट में तो आईआरसीटीसी ने तो यहाँ तक कर दिया कि हम जहाँ पर चाहें, जिस स्टेशन पे चाहें, वहाँ पे हमें गरम गरम खाना जो है वो मिल सकता है। तो इस तरीके से ये जो सुधार हुए हैं, ये सब नागरिक अधिकार पत्र और जो ये सुशासन के जो दृष्टिकोण होता है उसी से हुए हैं। तो भारतवर्ष ने भी 1997 से ये सुधार लगातार जारी किए, जो कि पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स आए मूल रूप से। इसमें क्या था, स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज, टाइम लिमिट होगी, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल होगा, इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी होगी, सिटीजन और कस्टमर्स स्क्रूटनी कर सकेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उसने नागरिक अधिकार पत्र बनाने शुरू किए। इस नागरिक अधिकार पत्र का जो कार्यक्रम था, जो भारतवर्ष में चलाना था, भारत सरकार में एक हमारा डिपार्टमेंट है, DARPG के नाम से जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जिसको हम प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के नाम से जानते हैं। उसने नागरिक अधिकार पत्र को, क्योंकि वो प्रशासनिक सुधार, राष्ट्र की जो मंत्रालय हैं या जो विभाग हैं या जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके मंत्रालय हैं, विभाग हैं, या जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उन सब में जो सुधार, प्रशासनिक सुधार आने चाहिए, प्रक्रियाओं में जो सुधार आने चाहिए, उस सब के सुधार पे जो DRPG है वही कार्य करता है। तो इसने इस नागरिक अधिकार पत्र का जो विषय है, इसके कोऑर्डिनेशन, इसके फॉर्मुलेशन, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए गाइडलाइंस बनाई। गाइडलाइंस में साफ साफ बताया कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए और क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं करना चाहिए। एक हैंडबुक है, काफ़ी वॉल्यूमनस हैंडबुक है, वो आपको DRPG की वेबसाइट में मिल भी सकती है। वो हैंडबुक बनाई और उन्होंने पूरी एक वेबसाइट ही बना रखी है, goicharters.nic.in। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो विभिन्न विभागों के, विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो नागरिक अधिकार पत्र बनाए गए हैं, उन नागरिक अधिकार पत्रों की आपको पूरी वहाँ पे सूची, और बल्कि अधिकार पत्र भी आप हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। तो अप्रैल 2006 तक, मतलब जैसे मैंने
बताया 1997 में पहली बार जो चीफ मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये विषय उभरा कि हमें नागरिक अधिकार पत्र बनाना चाहिए। और 2006 तक 111 सिटीजन चार्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस बना चुकी थी। 668 चार्टर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज बना चुकी कि जो वेरियस एजेंसीज हैं वो बना चुकी थी। तो अगर आप देखेंगे तो 700 साढ़े 700 के करीब नागरिक अधिकार पत्र हैं वो भारतवर्ष में 9-10 साल के टेन्योर में बन गए। और 10 साल का जब समय गुजर चुका था तो एक पब्लिक अफेयर्स सेंटर है बेंगलोर में, बड़ा अच्छा सेंटर है, बहुत अच्छा, जो सरकारें जो काम करती हैं उनका, उनके कार्यक्रमों का, उनके प्रोग्रामों का, उनके स्कीम्स का, उनकी योजनाओं का इवैल्यूएशन करते हैं। बहुत अच्छा सेंटर है। तो इस सेंटर ने अपने इनिशिएटिव लेते हुए एक डॉक्यूमेंट जारी किया, इंडिया सिटीजन चार्टर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बताया 1997 से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और 2007 में इन्होंने इवैल्यूएशन किया। तो जो इन्होंने इवैल्यूएशन किया उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए। एक तो ये इन्होंने कहा कि साहब पुअर डिज़ाइन एंड कंटेंट है, जो नागरिक अधिकार पत्र बने हैं वो बड़े मतलब ढीले ढाले हिसाब से बनाए गए हैं, उनमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो है ही नहीं, जो नागरिकों को पता होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन उसमें मिसिंग है, जो नागरिकों को चाहिए, जो उनको पता होना चाहिए कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, उनको पता होना चाहिए कि फीस कितनी है, उनको पता होना चाहिए कि उनके दस्तावेज कौन कौन से लगाने हैं किसी सेवा आवेदन के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं मिसिंग है। तो नागरिकों की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो सरकारी तंत्र की अकाउंटेबिलिटी है, उसका कहीं इसमें जिक्र नहीं आ रहा है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, अगर हमने नागरिक अधिकार पत्र बना भी दिए हैं तो वो हमने एक क्लोज मतलब डोर में बना रखे हैं और वो दस्तावेज के रूप में अपने दफ्तर में संरक्षित करे हुए हैं, उसको हमने कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया है। नागरिकों को वो पता ही नहीं है कि ऐसे इस प्रकार के कोई सिटीजन चार्टर, कोई नागरिक अधिकार पत्र बने और उन अधिकारों की वो मांग सरकार से कर सकते हैं। इनएडिक्वेट ग्राउंड वर्क किया गया है, ये उनका एक था कि रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ सिटीजन रिक्वायरमेंट इज मिसिंग। जो नागरिक अधिकार पत्र में मूल भावना ये होती है कि लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए और उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही सेवाएं उनको प्रदान की जाए। तो वो जो प्रतिभागिता है, वो जो असेसमेंट है जो सिटीजन रिक्वायरमेंट का, वो किया ही नहीं गया है। और रिफॉर्म की तो कहीं प्रोसेस की बात ही नहीं है। एक बारी सिटीजन चार्टर बन गए तो वो सिटीजन चार्टर उसी तरीके से बने हुए हैं। तो जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी का एक ये इवैल्यूएशन आ गया नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में, तो सरकार के जो डीआरपीजी है, डीआरपीजी ने भी एक इवैल्यूएशन कराया और एक सरकारी संस्था है IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दिल्ली में है, सरकार की संस्था है। तो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंस्टीट्यूट है इसको एक इवैल्यूएशन स्टडी दी गई और 2008 में इन्होंने ये स्टडी करी। इस स्टडी के भी लगभग वही आउटकम्स आए जो पब्लिक अफेयर सेंटर की रिपोर्ट में थे। इन्होंने भी यही कहा कि नॉट अडॉप्टेड बाय ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज ने अभी तक नागरिक अधिकार पत्र नहीं बनाए। जो लैक ऑफ प्रिसीजन ऑन स्टैंडर्ड्स एंड एडरेंस टू चार्टर, चार्टर में जो लिखा भी गया है और जो मानक निर्धारित भी किए गए हैं उन मानकों के अनुसार और जो चार्टर में जो लिखा गया है उसके अनुसार सेवाएं नागरिकों को प्रदान ही नहीं की जा रही हैं। एक बारी बना दिए गए हैं तो ये फ्रीज हो गए। ये फ्रीज हो गए इसका मतलब इनका रिव्यू नहीं किया जा रहा है। इनका संग दोबारा से जो नागरिकों से जो हमारे को कहीं अगर कोई फीडबैक मिला है उसके अनुरूप हमने इनको सुधारा नहीं है। और जो लैक ऑफ पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म, नागरिकों को जो हमें इंटीग्रेट करना चाहिए था इसको बनाने के लिए, उसको हमने उनको नागरिकों को कहीं इंटीग्रेट इसमें नहीं किया। तो 97 में, मैं फिर से एक बारी आपके सामने रिपीट करता हूं कि 97 में जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उस कॉन्सेप्ट में अगले दशक में बहुत सारे नागरिक अधिकार पत्र भारतवर्ष में और राज्य स्तर पर बने। उन पत्रों में, उन नागरिक अधिकार पत्रों में कुछ ना कुछ खामियां रही हैं। तो इसके बाद एक रिपोर्ट आती है 2009 में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वां प्रतिवेदन आता है 2009 में। और इस 12वें प्रतिवेदन में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये कहा, जो नागरिक अधिकार पत्र है उसके 9 सिद्धांत आपके समक्ष रखते हैं और सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो उन सिद्धांतों पे ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिक अधिकार पत्रों को विकसित करें। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एक प्रकार का एक कोई मानक नागरिक अधिकार पत्र बना दें, इससे बात नहीं बनेगी। हर आपकी जो एक विभाग है, मान लीजिए उसका निदेशालय है, निदेशालय के बाद उसके क्षेत्रीय कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय के बाद उसके बिल्कुल ग्राम स्तरीय कार्यालय है, तो हर स्तर के लिए नागरिक अधिकार पत्र अलग अलग रूप से बनेगा, अलग अलग प्रकार से बनेगा, क्योंकि हर स्तर पर अलग अलग प्रकार से सेवाएं दी जा रही होंगी और अलग अलग उनके मानक होंगे। तो एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि प्रिपेयर्ड फॉर ईच यूनिट, वही जो मैंने आपको कहा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल अम्ब्रेला है उसके अंतर्गत सारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी यूनिट्स आती हैं, सारी यूनिट्स के नागरिक अधिकार का पत्र बनाए जाए। तीसरा, वाइड कंसल्टेशन, जो पार्टिसिपेटरी जिसको हम कहते हैं प्रतिभागिता हो, सिविल सोसाइटी के संग हम कहीं ना कहीं उसमें जिक्र करें, उनके संग विचार विमर्श करें। सिविल सोसाइटी है, प्रबुद्ध नागरिक हैं, नागरिकों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, इनके संग कहीं हम बातचीत करके उसके बाद नागरिक अधिकार पत्र को बनाएं। फर्म कमिटमेंट,
एक हमारा फर्म कमिटमेंट हो कि जो हमारे नागरिक अधिकार पत्र हैं, उस नागरिक अधिकार पत्र में जो हमने लिखा है, जो कमिटमेंट दिया है, उसके अनुरूप ही हम नागरिकों को सेवाएं दे सकें। जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, अपनी प्रक्रियाएं हैं, जो हमने बहुत साल पहले कहीं निर्धारित करी होंगी, अगर उन प्रक्रियाओं में कहीं सुधार की जरूरत है, उन प्रक्रियाओं को रिफाइन करना है, तो उन प्रक्रियाओं को सुधारा जाए। उसके बाद रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा करने के बाद, हमारी अच्छी मानसिकता रखने के बावजूद भी ये हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई खामी रह जाए, कोई कमी रह जाए, तो उसके लिए अगर हमारे नागरिक कोई शिकायत करते हैं, तो उनकी जो शिकायतें हैं उनका निवारण का कोई एक तंत्र हमारे अपने सिस्टम में विकसित करना चाहिए। नागरिक अधिकार पत्र जो हमने बनाए हैं, उसका जो 7वां सिद्धांत उन्होंने दिया, उसका पीरियोडिक इवैल्यूएशन हो, उसको हम समय समय पर उनको सुधारें और उनको अपडेट करें। उसके बाद एक एंड यूजर फीडबैक हमें लेना चाहिए। एक हमारे पास एक कार्यक्रम होना चाहिए कि हम नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में भी लोगों से लगातार फीडबैक लें, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको हमें कहीं अकाउंटेबल करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 9 सिद्धांत जो हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो 12वां प्रतिवेदन है उसमें ये दिया गया है। ये जो 12वां प्रतिवेदन है, इसमें एक चैप्टर है, चौथा, जो 4th चैप्टर है, वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पे ही फोकस है, और इसी में ये सारी बातें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपके सम्मुख रखी। इसी में उन्होंने ये बताया है कि सिटीजन चार्टर को बनाने के लिए 7 स्टेप का मॉडल क्या होगा। ये 7 जो हमारे स्तर होंगे जिनसे हम सिटीजन चार्टर बनाएंगे, उन 7 स्तर को भी उन्होंने निर्धारित किया। तो ये अगर हम देखें तो ये कुछ हद तक तो निर्धारित हो चुका था यूके की गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हमारे जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने बड़ा रिफाइन करके हमें दिया है कि हमें 7 स्टेप इसमें रखने हैं। एक तो डिफाइन करना है, हमें अपनी सारी सर्विसेज को परिभाषित करना है, जो विभाग द्वारा दी जाएंगी, जो हमारी इकाई द्वारा दी जाएंगी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो मानक हैं, उनका निर्धारण करना है। ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटीज है, जिस स्टैंडर्ड्स की सेवाओं को देगा, जिन मानकों की सेवाओं को देगा, उसको हमें विकसित करना है। हमें परफॉर्म करना है टू अचीव दी स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा जागरूक रहना है, उसके हिसाब से काम करना है, मॉनिटर करना है अपनी परफॉर्मेंस को। जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको कहीं मॉनिटर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे हम अपने कार्यक्रमों को, कि हमने जो कार्यक्रम, हम जो जिन कार्यक्रमों को, जिन सुधारों के द्वारा नागरिकों को सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम इवेल्युएट करें। इवेल्युएशन का मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनल इवेल्युएशन करें, अगर हमें पॉसिबल है, और अच्छी बात ये होगी कि हम इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन उसका कराएं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और जब इवेल्युएशन होगा, जब मॉनिटरिंग ठीक से होगी, तो हम ऑब्वियसली एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की जो रिपोर्ट है उनके आधार पर एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में एक बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन है जो 4.9.9 है, और इस रिकमेंडेशन को मैं आपके सम्मुख पर पढ़ना चाहूंगा। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट shall make this model mandatory for all organization having public interface। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी संगठन का, जिस भी कार्यालय का कहीं ना कहीं नागरिकों से सीधे सीधे वार्तालाप होता हो, जहां नागरिक सीधे सीधे नागरिकों का फुटफॉल होता हो, उन सारे कार्यालयों के लिए, उन सारी संस्थाओं के लिए, उन सारे इकाइयों के लिए हमें नागरिक अधिकार पत्रों को बनाना है। ये इस तरीके का एक, जो हमारे भारत सरकार ने जो पूरे दिशा निर्देश जारी किए, प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें इस तरीके का कार्यक्रम है। तो जैसा कि हमने देखा कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर और राजकीय स्तर पर 750 से अधिक जो नागरिक अधिकार पत्र हैं वो विकसित किए गए। इसके साथ एक और चीज़ है, वहाँ पे हमने अभी आपसे बात करी कि प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार में था जिसने इस नागरिक अधिकार पत्र को किस प्रकार से बनाया जाए और इसके क्या सिद्धांत होंगे वो कहा। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग है, लेकिन जो सेवा का अधिकार आयोग बनाया गया उत्तराखंड में, वो एक तरीके से जो भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार आयोग है उसी के समरूप आप उसको ले सकते हैं। तो आयोग ने, जो सेवा का अधिकार आयोग ने, जब उसका गठन हुआ तो उसने ये देखा कि क्या उत्तराखंड में नागरिक अधिकार पत्र बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ये पाया गया कि 26 सितंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के दौरान एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमें नागरिक अधिकार पत्र बनाने की बात करी गई थी। लेकिन ये समय ऐसा था कि जिस समय उत्तराखंड का भी गठन चल रहा था, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हो गया, और ये जो शासनादेश था ये 26 सितंबर 2000 का शासनादेश था। ये जो ऐसा समय आया, ये जो शासनादेश था इसकी जानकारी रखने वाले बहुत कम लोग रहे होंगे, और मूलतः जो विभागाध्यक्ष रहे होंगे वही उन्हीं के पास ये रहा होगा, या उत्तराखंड में भी जो अधिकारी आए उन अधिकारियों के पास रहा होगा जो विभागों में उच्च पदों पर थे। तो इसलिए हमने ये पाया, आयोग ने ये पाया
कि ये कुछ विभागों में तो नागरिक अधिकार पत्र बने, लेकिन समस्त विभागों में ये नागरिक अधिकार पत्र नहीं बने। और मूल बात ये थी कि जैसे हमने देखा है कि DRPG की एक वेबसाइट है जो सिटीजन चार्टर जिसमें पूरे इनलिस्ट हैं, उसमें उत्तराखंड तो पूरी तरीके से मिसिंग था। मतलब उत्तराखंड का एक भी नागरिक अधिकार पत्र उसमें मेंशन नहीं था, उत्तराखंड का उसमें कहीं नामो निशानी नहीं था। तो ये आयोग ने इसको बड़े गहनता से लिया, और गहनता से लेने के बाद उन्होंने सरकार से विचार विमर्श करना शुरू किया। मुख्य सचिव स्तर पर एक वार्ता हुई आयोग की वार्ता होने के बाद एक जियो ड्राफ्ट किया गया। जियो ड्राफ्ट करने के बाद वो मुख्य सचिव स्तर से वो जियो जारी हुआ है। और मुझे अगर ठीक से याद है तो वो शत्रुघ्न सिंह साहब उस समय मुख्य सचिव होते थे, उनके हस्ताक्षर से वो जियो जारी है। उसका नंबर है 1111, क्योंकि नंबर बहुत आसान है इसलिए मुझे उसका नंबर भी याद है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी है 1111, ये शासनादेश का नंबर है, और ये 23 अगस्त 2016 को जारी किया गया है। तो इस शासनादेश में एक पूरा रोड मैप दिया गया है कि किस प्रकार से हमारे राज्य में, उत्तराखंड राज्य में नागरिक अधिकार पत्र बनाए जाएंगे। तो इसमें एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब प्रमुख सचिव और सचिव स्तर का जो संबंधित विभाग का जो विभाग अध्यक्ष होता है शासन में, वो एक नोडल ऑफिसर नामित किया जाएगा। उनके अंतर्गत एक टास्क फोर्स बनेगी। टास्क फोर्स के साथ साथ एक कोर ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाएगा जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स का मतलब गवर्नमेंट के भी उसमें अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी होंगे ऑब्वियसली, और उसमें सिविल सोसाइटी के भी मेंबर्स होंगे। कोर ग्रुप का ये काम होगा कि वो सिटीजन चार्टर को बनाएगा, और बनाने के बाद उसमें जो नागरिक हैं, जो नागरिकों के संगठन होते हैं, या सिविल सोसाइटी होती है, या प्रबुद्ध नागरिक होते हैं, या इंडिविजुअल कोई अगर उसमें कुछ बताना चाहे, बोलना चाहे, तो उसके सम्मुख वो ड्राफ्ट रख के उस ड्राफ्ट को इम्प्रूव करेगा। इस ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के बाद जब ये कोर ग्रुप इस ड्राफ्ट को बना देगा, पूरा तैयार कर देगा, तो ये पुनः जो है जो नोडल अधिकारी हैं उसके सम्मुख रखा जाएगा। और नोडल अधिकारी के सम्मुख रखने के बाद नोडल अधिकारी जब उसको अप्रूव कर देंगे तो वो नागरिक अधिकार पत्र जो है वो विभाग के या संगठन के या उसकी इकाइयों के लिए वो लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक विषय जरूर हम ध्यान केंद्रित आपका करना चाहेंगे, और हमें जरूर इस पर ध्यान केंद्रित करना भी चाहिए कि ये जरूर है कि ये शासनादेश में एक प्रक्रिया दी गई है, और ये प्रक्रिया थोड़ी सी अपने आप में जटिल है, लेकिन जो हमारा विभाग है वो विभाग स्वयं नागरिक अधिकार पत्र को बना करके और उसकी ड्राफ्ट की प्रति अपनी वेबसाइट पे लगा सकता है। उससे नागरिकों से जो उसको फीडबैक चाहिए वो फीडबैक भी प्राप्त कर सकता है। यद्यपि जो फाइनल नागरिक अधिकार पत्र है वो बाद में अप्रूवल के बाद लगेगा, लेकिन जो ड्राफ्ट नागरिक अधिकार पत्र है वो विभाग द्वारा अपनी विभाग संगठन इकाई द्वारा अपनी वेबसाइट पे उसको लगाया जा सकता है। तो अगर हम इतना भी कर दें तो भी ये बहुत अच्छी बात होगी। नागरिकों को अपने पता चल जाएगा थोड़ा सा उनके नागरिकों के अधिकार क्या हैं और उनको किस प्रकार से आवेदन करना है, किन किन सेवाओं को विभाग द्वारा, किन मानकों की सेवाओं को उनको प्राप्त हो सकेंगी, इनकी उसको एक प्रारंभिक जानकारी कम से कम उनको प्राप्त हो जाएगी। इतने सबके बाद भी जब आयोग ने विभागों के संग विचार विमर्श किया तो उसके बाद 17 डिपार्टमेंट्स के संग विचार विमर्श किया गया। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो आज भी अगर जब भारत सरकार की आप जो सिटीजन चार्टर की वेबसाइट है उस पर देखेंगे तो आपको उत्तराखंड के सिर्फ 23 नागरिक अधिकार पत्र वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक थोड़ा सा विषय है कि ये आज भी इतने कम नागरिक अधिकार पत्र हमारे उत्तराखंड में बने हैं, जबकि हमारे पास 400 से अधिक इकाइयाँ हैं जो विभिन्न विभागों की जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं। और जैसे कि मैंने बताया, प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने जो 4.9.9 जो उसकी रिकमेंडेशन है उसमें बड़ा साफ कहा है कि जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी लेवल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, सारे लेवल्स के लिए नागरिक अधिकार पत्र बनने हैं। तो हम ये मानते हैं कि करीब 400 से अधिक नागरिक अधिकार पत्र उत्तराखंड में बने होने चाहिए। लेकिन ये एक मतलब कहेंगे कि दिल को एक ठेस पहुंचाने वाली बात है कि अभी भी विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, और मात्र 23 जो नागरिक अधिकार पत्र हैं वो हमारे यहाँ हैं। जो मानक एक नागरिक अधिकार पत्र है वह होता क्या है, उसमें होना क्या चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी हमने जो जिक्र कर लिया वो इस बात का जिक्र कर लिया कि प्रशासनिक सुधार आयोग की जो प्रतिवेदन था उसमें सिद्धांत दिए गए, उसमें यह बताया गया कि स्टेप्स दिए गए कि किस प्रकार से नागरिक अधिकार पत्र बनेगा। लेकिन नागरिक अधिकार पत्र में होगा क्या क्या और वो हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए वो तो एक बात हो गई, लेकिन नागरिक अधिकार पत्र में होगा क्या क्या उन पे हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो एक विजन होगा, एक मिशन होगा, एक विजन स्टेटमेंट आएगा नागरिक अधिकार पत्र में विभाग का, इकाई का, या उसका मिशन स्टेटमेंट भी जरूरी उसमें समावेश होगा। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होंगी कि सर्विसेज की क्वालिटी क्या होंगी, उनके पैरामीटर्स क्या होंगे,
इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, मतलब किस तरीके से फॉर्म प्राप्त होगा, नागरिकों को जो जो इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए उसका समावेश होगा। फॉर्म कहाँ पे उनको प्राप्त कर सकेंगे, वो वेबसाइट से प्राप्त करेंगे या हार्ड कॉपी प्राप्त करेंगे, विभाग के या इकाई पे उसको उनको आना पड़ेगा, क्या फीस होगी, इसका निर्धारण उसमें लिखा जाएगा। एक ग्रीवांस रिड्रेसल जो शिकायत निवारण तंत्र है, वो शिकायत निवारण तंत्र क्या होगा, शिकायत किससे की जाएगी, वो कितने समय में शिकायत का निवारण करेगा। एक कस्टमर केयर सेंटर होगा, एक सेंट्रलाइज कस्टमर केयर सेंटर कहीं हमें बनाना चाहिए, उसका कहीं हमें नंबर देना चाहिए, कहीं हम हो सकता है टोल फ्री नंबर उसका दे सकें। एक कंसल्टेटिव प्रोसेस हमें करनी होगी जिसके हिसाब से हम नागरिक अधिकार पत्र को विकसित करेंगे और बार बार विकसित करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। और एक गाइड बुक कहीं हमें बनानी चाहिए विभागों को, और एक हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोल दिया कि कस्टमर केयर सेंटर होगा। कस्टमर केयर सेंटर और हेल्पलाइन में आप इतना डिफरेंस समझ सकते हैं कि हेल्पलाइन तो ये है कि अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप हेल्पलाइन दे देंगे, लेकिन कस्टमर केयर सेंटर में ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा जो है शारीरिक रूप से कोई अक्षम हैं या जो चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए, या अशिक्षित लोग हैं तो उनको कहीं मदद करने के लिए कोई इस तरीके का केयर सेंटर भी हो कि वो वहाँ पे जाके अपने फॉर्म वगैरह उनको भरवा सकें। इस तरीके की कहीं सहायता, मतलब ये जो पूरा विचार है जो नागरिक अधिकार पत्र का है, ये है कि नागरिकों को हम एक मित्र रूप से देखें, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके रूप से हम उनको सेवाएं दें, उनके संग एक भाईचारे का एक संबंध स्थापित करें, एक अच्छा व्यवहार करें। उनको जब हमारे कार्यालय में आएँ तो उनको बहुत अच्छे से एक जिस तरीके से हम अपने किसी मेहमान की नवाजी करते हैं, मेहमान को देखते हैं, उसी तरीके से हम उसको देखें और उसी तरीके से उनका सम्मान करें। इस तरीके से ही जब हम सफल हो पाएंगे, तभी हमारा जो नागरिक अधिकार पत्र सिर्फ बना देने मात्र से नहीं, लेकिन उसके जो उसका क्रियान्वयन है, उसका क्रियान्वयन भी हम ठीक प्रकार से करें, तभी हम सफल हो सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये एक विचार भी करना चाहूँगा, आपसे ये एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप चाहे जिस भी कार्यालय में हों, आप अपने स्तर पर जो भी नागरिक अधिकार पत्र है, वो नागरिक अधिकार पत्र जिस रूप में भी आप तैयार कर सकें वो तैयार करें। और अगर आपके विभागीय नागरिक अधिकार पत्र में आपको ऐसा लगता है कि उसमें कहीं सुधार की गुंजाइश है, जो क्षेत्रीय स्तर से जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर अगर आप ये कहना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर अपने विभागाध्यक्ष तक उस बात को पहुँचाएँ। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 11 नंबर का जो शासनादेश अगस्त 2016 में जारी किया कार्मिक विभाग ने, उसको आप एक बारी जरूर देख लें। यद्यपि वो शासनादेश में तो बड़ी क्लिष्ट एक प्रक्रिया दी गई है, लेकिन उसमें उसका एक जो परिशिष्ट है, उसका एक एनेक्सर है, उस एनेक्सर को आप देखेंगे तो उसमें 10-11 बिंदु लिखे गए हैं, उनके आधार पर आप नागरिक अधिकार पत्र को अपना विकसित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम नागरिकों को सेवाएं सफलतापूर्वक और सरलतापूर्वक प्राप्त कराने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।